अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी सियासी खबर तेलंगाना से आ रही है, जहां एक अहम सियासी बदलाव ने राजनीति का माहौल गर्म कर दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि फॉर्मर कांग्रेस लीडर और एमएलसी टी जीवन रेड्डी ने ऑफिशियली भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस से ज्वाइन कर ली है। और इनके एंट्री को पार्टी के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल बूस्ट माना जा रहा है। यह तमाम वाकया जगत्याल में एक बड़ी पब्लिक इवेंट के दौरान हुआ, जिसे बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा कहा गया, जहां पार्टी के सरबराह और तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खुद मौजूद थे और उन्होंने जीवन रेड्डी का पार्टी में खैर मकदम किया। जैसे ही जीवन रेड्डी ने बीआरएस से ज्वाइन की, उसी वक्त केसीआर ने फौरन इनको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया, जो कि एक बहुत अहम और जिम्मेदारी वाला पोजीशन है। इस फैसले से यह साफ सिग्नल दिया गया है कि पार्टी जीवन रेड्डी को एक स्ट्रॉन्ग और सेंट्रल लीडर के तौर पर देख रही है। केसीआर ने अपनी तकरीर में जीवन रेड्डी को एक तजुर्बाकार और सीजन्ड लीडर बताया है, जो सिर्फ सियासत में पुराने नहीं बल्कि लोगों के दरमियान इनके एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी की एंट्री से सिर्फ जगत्याल ही नहीं बल्कि पुराने करीमनगर डिस्ट्रिक्ट और इसके आसपास के तमाम इलाकों में बीआरएस पार्टी को जबरदस्त ताकत मिलेगी। केसीआर ने यह भी वाजे किया है कि जीवन रेड्डी का असर सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं है, बल्कि इनका इन्फ्लुएंस कई करीबी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक फैला हुआ है, जहां लोग इनको एक मजबूत और भरोसेमंद लीडर के तौर पर देखते हैं। इस वजह से इनको सिर्फ एक सिंबॉलिक पोस्ट नहीं दिया गया, बल्कि उन पर जिम्मेदारी भी डाली गई है कि वो आदिलाबाद और निजामाबाद जैसे अहम डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टी को मजबूत करे। साथ ही केसीआर ने यह भी कहा कि जगत्याल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल मामलात है, इन्हें लोकल कैडर ही संभालेंगे ताकि हर लेवल पर बैलेंस बना रहे। अपनी स्पीच के दौरान केसीआर ने अपनी जीवन रेड्डी की पुरानी दोस्ती का भी जिक्र किया, जो तकरीबन 40 साल पुरानी है। इन्होंने कहा कि दोनों मुख्तलिफ सियासी पार्टीज में होने के बावजूद हमेशा एक दूसरे के करीब रहे हैं, और अब जब ये एक ही पार्टी में आ गए हैं तो ये भाइयों की तरह मिलकर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत सुतून बनाएंगे। केसीआर ने यह भी जोर देकर कहा कि जीवन रेड्डी ने बीआरएस किसी सियासी फायदे या कुर्सी के लिए ज्वाइन नहीं की, बल्कि तेलंगाना की खिदमत के लिए ज्वाइन की है। और ऐसे लीडर जो इलाके की तारीख और अवाम के जज्बात को समझते हैं, वो स्टेट के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके साथ ही केसीआर ने अपनी तकरीर में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमबैक का भी सिग्नल दिया और पूरे इत्मीनान के साथ ये ऐलान किया है कि अगले असेंबली इलेक्शन में बीआरएस एक जबरदस्त मेजोरिटी के साथ वापस सत्ता में आएगी। इन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा कि अगला हुकूमत सिर्फ और सिर्फ बीआरएस की होगी और कोई दूसरी पार्टी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अपनी तकरीर के दौरान केसीआर का लहजा काफी जज्बाती और अग्रेसिव था, जहां इन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला किया और उन पर इल्जाम लगाया कि वो उनकी मौत की बातें करते रहते हैं। इस पर केसीआर ने जवाब देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी आखिरी सांस तक तेलंगाना के लोगों की खिदमत करते रहेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्हें 1000 बार भी दोबारा पैदा होना पड़ा तो वो हर दफा तेलंगाना के लिए लड़ेंगे और कोई भी इन्हें अवाम से अलग नहीं कर सकता। केसीआर ने तेलंगाना की करंट कांग्रेस सरकार, जो चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की लीडरशिप में चल रही है, इस पर सख्त तनकीद की और कहा कि यह सरकार बीआरएस के दौर में शुरू की गई वेलफेयर स्कीम को भी ठीक से चलाने में नाकाम हो चुकी है। इन्होंने खासतौर पर मिशन भागीरथा का जिक्र किया, जो एक बहुत बड़ा पानी सप्लाई प्रोजेक्ट था, जिसका जरिया 5 साल तक हर घर तक साफ पानी पहुंचाना था। केसीआर ने कहा कि इन्होंने एक मजबूत सिस्टम बना कर दिया था, लेकिन अब की सरकार उसे मेंटेन करने में भी फेल हो रही है और अगर बेसिक सर्विसेज बहाल नहीं की गई तो आवाम इन्हें सख्त सबक सिखाएगी। इसके अलावा केसीआर ने अपनी हुकूमत के दौर के अचीवमेंट्स को भी याद दिलाया, जिसमें मिशन काकतिया जैसे प्रोजेक्ट शामिल है, जिसके जरिए हजारों तालाबों को दोबारा जिंदा किया गया और ग्राउंड वाटर लेवल में भी इजाफा हुआ। इन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल के दौर में तेलंगाना हर सेक्टर में आगे बढ़ा और ये सब सिर्फ जुबानी दावे नहीं बल्कि ग्राउंड पर की गई मेहनत का नतीजा था। केसीआर ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाया और इसे एक बड़ा रियल एस्टेट स्कैम करार दिया। इन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का नाम पर हजारों गरीब लोगों का घर तोड़े जा रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती हटाया जा रहा है। इन्होंने सवाल उठाया कि क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बेघर करना जरूरी है या सिर्फ जमीन हड़पने का एक तरीका है। क्योंकि आपको याद दिला दूं कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, सबसे पहला अनाउंसमेंट यही हुआ था कि मूसी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका काम भी आधा तक कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस काम के लिए सामान तक वहाँ पर डाल दिया गया था। फिर जैसे ही यहाँ पर तूफान आया तो ये कहा गया कि सामान तूफान के साथ चला गया, अब वहाँ पर ज़्यादा सामान भी नहीं है। हाइड्रा को लेकर भी केसीआर ने एक बड़ी बात कह दी है। इन्होंने यह तक कह दिया कि अगर बीआरएस वापस सत्ता में आती है तो इनका पहला साइन इसी हाइड्रा को पूरी तरह खत्म करने पर होगा और इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस स्पीच के दौरान केसीआर ने हाइड्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक ऐसा निजाम बन गया है जो गरीब लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। केसीआर ने मजीद कहा कि स्टेट में गवर्नेंस का हाल खराब हो चुका है, लोकल बॉडीज कमजोर हो चुकी है, स्टेट के माली हालत भी बिगड़ चुकी है और हर तबका परेशानी का शिकार, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो,
स्टूडेंट्स हो या रोजमर्रा के मजदूरी करने वाले लोग। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पे रिवीजन नहीं मिल रहा है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी अपना रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिल रहा, जो कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अपनी तकरीर के आखिरी हिस्सों में केसीआर ने तेलंगाना मूवमेंट को याद किया और कहा कि स्टेट 14 साल की लंबी स्ट्रगल के बाद हासिल हुई थी, जिसके बाद बीआरएस ने 10 साल तक हुकूमत की और स्टेट को आगे बढ़ाया। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस आते ही उन तमाम कामयाबियों को उल्टा कर दिया और स्टेट को पीछे ढकल दिया। केसीआर ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो 6 गारंटीज और 420 से ज्यादा वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ और जो लोग सिर्फ धोखा और नाकामी देख रहे हैं इससे नाराज है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों की जिंदगी इस सरकार की सुस्ती और नाकामी की वजह से खराब हो चुके और अब वक्त आ गया है कि जगटियाल से एक नई तहरीक शुरू की जाए जो इस सरकार को हटाकर तेलंगाना की पुरानी शान और शौकत को वापस लाए। अब इस मामले के बाद कांग्रेस पार्टी कहां पर खामोश बैठने वाली थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पहले ही भनक लग चुकी है कि इस बार सत्ता में आना नामुमकिन के बराबर है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान जीवन रेड्डी पर सीधा और तीखा हमला किया। इनका लहजा काफी सख्त था और इन्होंने बिना नाम लिए जीवन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या आप में जरा सी भी शर्म बाकी है। इन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या आपको वाकई एक बुजुर्ग इंसान कहने का हक है। रेवंत रेड्डी ने अपनी तकरीर में कहा कि जीवन रेड्डी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो बयान दिया है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला। इनका कहना था कि जब किसी को कुर्सी नहीं मिलती तो वो नाराज होकर पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और ये बिल्कुल गलत रिवायत है। इन्होंने पुरानी सियासत का हवाला देते हुए कहा कि 1983 में जब एनटीआर ने जीवन रेड्डी को एक्साइज मिनिस्टर बनाया था तब वो एक वकील थे, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर ही इन्होंने एनटीआर के साथ धोखा किया और नंदेला भास्कर राव के साथ जाकर मिल गए। रेवंत रेड्डी ने यह भी याद दिलाया कि पिछले 40 सालों में जीवन रेड्डी को 14 दफा कांग्रेस की तरफ से बी फॉर्म दिया गया, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का हो या एमएलसी का। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के वर्कर ने हमेशा अपनी मेहनत और वफादारी से जीवन रेड्डी को जीत दिलाई। बिना अपने फायदे के सोचे गांव से लेकर मंडल तक हर लेवल पर उन्हें जिम्मेदारियां दी गई। जेडपीटीसी से लेकर एमपीपी तक हर पोजीशन इनको दिया गया। इसके बावजूद ये जगटियाल से एमएलए का इलेक्शन नहीं जीत पाए, जबकि इनके आसपास के लोग जीत रहे थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज वही शख्स उस पार्टी के खिलाफ खड़ा है जिसने इसको सब कुछ दिया और अब ये केसीआर के साथ मिलकर कांग्रेस को हराने की बात कर रहा है। इन्होंने इस रवैये को न सिर्फ नाशुक्री बल्कि सियासती बेवफाई करार दिया है। तो इसके अलावा हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टीशन के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। गुजरात के लिंबायत में एक जलसे को खिताब करते हुए ओवैसी ने सीधा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1947 के तकसीम के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा कि तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और असल सच्चाई को छुपाया जा रहा है। ओवैसी ने अपनी बात को मजबूत करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम का हवाला दिया। इन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद ने खुद लिखा है कि वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे और उनसे दरख्वास्त की थी कि मुल्क को तकसीम होने से बचाया जाए। इससे ये बात साफ होती है कि मुसलमान पार्टीशन के हक में नहीं थे बल्कि उसके खिलाफ थे। अपनी तकरीर के दौरान ओवैसी ने यह भी कहा कि आज भी कुछ सियासी पार्टीज मुसलमानों को पार्टीशन का जिम्मेदार ठहरा कर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस उस वक्त के फैसलों में शामिल नहीं थी, अगर थी तो फिर सिर्फ मुसलमानों को क्यों दोष दिया जाता है। साथ ही ओवैसी ने वेस्ट बंगाल की सियासत पर भी खुलकर बात की। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इन्होंने कहा कि एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहना एक सियासी प्रोपेगेंडा है। इन्होंने कहा कि जब बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी दोनों 294 सीट पर लड़ रहे हैं, लेफ्ट 250 सीट्स पर है और एआईएमआईएम सिर्फ 11 सीट पर लड़ रही है, तो फिर इनसे इतना डर क्यों है। ओवैसी ने अपने मुखालिफों को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो 217 सीट जीत कर बीजेपी को हरा कर दिखाए। इन्होंने कहा कि असल मसला ये है कि कुछ पार्टीज नहीं चाहती कि मुसलमान अपनी सियासी क़ियादत खुद तैयार करे। वो हमेशा चाहते हैं कि मुसलमान दूसरों पर डिपेंड रहे मुल्क भर में। तो ये थे अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 2 भाई जो एक दूसरे से कता ताल्लुक़ किए हुए हैं, इनकी नमाज इनके सरों एक बलिशत भी बुलंद नहीं होती। इब्न माजा 971। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।